गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर मनीष गुप्ता है और मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जेपी हॉस्पिटल से हूँ। आज मैं फेसबुक लाइव से के थ्रू आपसे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि आम आदमी के जीवन में कभी ना कभी होती है, जिसे हम बोलते हैं हेडेक यानी सर दर्द। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ऑलमोस्ट किसी की भी लाइफ में एटलीस्ट वंस इन अ टाइम ये हेडेक उसको होता है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं हेडेक के, तो इट्स वेरी एक्सट्रीमली कॉमन एंड इट्स द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एंड द प्रेवलेंस जो है इस हेडेक का अराउंड 50% है इन जनरल पॉपुलेशन। ये किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी रेस में हो सकता है। फीमेल्स में कॉमनली ज्यादा देखा गया एज कंपेयर टू मेल्स। एंड इसमें से कुछ हेडेक ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली डिसेबलिंग होते हैं, बहुत ही सीरियस हो सकते हैं और इसकी वजह से पेशेंट की जो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है जो उसका वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज्यादा पड़ता है। अराउंड जिन लोगों को हेडेक होता है उनमें से अराउंड 75% पेशेंट्स में फंक्शनल डिसेबिलिटी देखी गई है, जिसकी वजह से उनका जो वर्क ऑफ लाइफ है या क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खराब होता है। नाउ इस हेडेक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि इसकी एक्यूरेट डायग्नोसिस, क्योंकि हेडेक बहुत तरह के होते हैं और विद हिस्ट्री एग्जामिनेशन से या जो भी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं जो हम देखते हैं उससे एक्यूरेट डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होता है, जिसके बाद ही हम उसको प्रॉपर मेडिकेशन दे सकते हैं। या फिर जैसे अगर किसी आप कभी जनरल फिजिशियन के पास गए हैं और आपको पता चलता है, उसको पता चलता है कि हेडेक है, तो वो फिर आपको एक स्पेशलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट को। नाउ बिफोर आई स्टार्ट कि किस तरह का हेडेक होता है, ज्यादातर लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि आखिर हेडेक होता क्यों है। तो ये चीज भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसका मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी हेडेक की ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी आप पिंच करते हैं अपने आप को तो आपको पेन फील होता है। तो कारण क्या है? तो होता क्या है, जब हम स्टिमुलस देते हैं पिंच करने के लिए, तो जब हम स्टिमुलस देते हैं तो कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और केमिकल रिलीज जो होते हैं वो हमारी जो नर्व्स होती हैं या जो भी सेंसेशंस को लेके जाती हैं उसको वो परसीव करते हैं और जिसकी वजह से हमको हेडेक होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि स्टिमुलस। ठीक है, तो सेम ब्रेन में भी, मतलब हमारे हेड में भी पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स रहते हैं और जब भी कोई केमिकल इम्बैलेंस होता है या किसी वजह से होता है तो हमको हेडेक होता है। और इसी स्टिमुलस के बेसिस पर हेडेक को दो चीजों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक में ज्यादातर हमको अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं या कुछ करते हैं तो पता नहीं चलता, ज्यादातर हिस्ट्री जो हम लेते हैं पेशेंट से या उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग उससे इसकी डायग्नोसिस बनती है। लेकिन जो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं उसमें किसी वजह से पेशेंट को हेडेक होता है। और बिफोर आई स्टार्ट कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द प्राइमरी हेडेक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपसे सेकेंडरी हेडेक के बारे में ज्यादा डिस्कस करूं। एज सच इट इज नॉट वेरी कॉमन हेडेक, पर बिकॉज ऑफ इट्स सीवियरिटी एंड अगर हमने टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया उसमें तो पेशेंट को डिसेबिलिटी या फिर आगे की कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो ग्रेव हो सकते हैं। तो ज्यादातर जैसे यंग पेशेंट्स जो होते हैं मेरे पास आते हैं हेडेक के साथ, तो उनका एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि कहीं सर मुझे कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया। तो मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जो ट्यूमर है ऐसे अगर हम देखें हेडेक इतने सारे होते हैं तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ है परसेंटेज जिसमें कि ट्यूमर हो सकता है दैट इज लेस देन 1%, और टू बी वेरी प्रिसाइज इट्स अराउंड 0.045%। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, बाकी और जो कॉजेज हैं सेकेंडरी हेडेक के, एक तो ट्यूमर मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने बताया था कि ब्रेन में पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। कभी कभी उसकी इन्फ्लेमेशन या उसका इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरियल या वायरल, उसकी वजह से भी हेडेक होता है। पेशेंट नेक मतलब स्टिफनेस के साथ आता है, बुखार के साथ आता है। इसके अलावा ब्रेन में भी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। फिर अलग चीजें हैं जैसे ब्रेन में ब्लीडिंग होना यानी रक्त का रसाव होना,
या फिर जो ब्रेन के अंदर का पानी है उसका प्रेशर कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, या फिर एक ओल्ड एज में एक बीमारी होती है जिसमें आर्टरी की मतलब जो खून की धमनी होती है उसकी एक बीमारी होती है जिसकी वजह से कभी कभी वो मोटे हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हेडेक होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि जो मैंने अभी आपको बताया सेकेंडरी हेडेक्स हैं किसी कॉजेस की वजह से होते हैं, उसको प्राइमरी हेडेक्स है जी, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ आता नहीं। तो देयर कुछ साइंस या कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसपे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। तो उसमें से सबसे पहली चीज है जो है कि हाइपर एक्यूट, मतलब बहुत तेज और बहुत ही इमीडिएटली किसी को बहुत तेज दर्द होना सर में, बिल्कुल जैसे कि एक्सक्रूशिएटिंग पेन जिसको बोलते हैं, ऐसा लगता है सर फट जाएगा, बहुत ही सीवियर पेन, वो हमको मिल सकता है। इसको हम एक नाम बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक। और ये ज्यादातर जैसे कि ब्रेन की धमनियों के आसपास जो आर्टरी होती हैं, धमनी होती हैं, उनके रप्चर हो जाने की वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा और जो चीजें हैं कि हेडेक हो रहा है और वो पर्सिस्ट रह रहा है, मेनली सुबह आप उठते हैं देखते हैं और उल्टी आने की इच्छा जो होती है, तो उसको हमको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना होता है। फिर जैसे कई पेशेंट जिनको कभी हेडेक नहीं हुआ लेकिन जिनकी जब कभी स्टार्ट होता है और उनकी उम्र अगर 50 साल से या फिर 10 साल से कम की उम्र का बच्चा है, तो उसमें भी हमको सोचना पड़ता है कि कहीं किसी वजह से तो हेडेक नहीं हो रहा। कुछ पेशेंट हैं जैसे कि HIV पेशेंट जिनको कभी हेडेक नहीं हुआ, अगर ऐसे केसेस मतलब ऐसे पेशेंट्स में हेडेक हो रहा है तो हमें एवेलुएट करने की जरूरत है कि सही सेकेंडरी कॉजेस तो नहीं है, जैसे कैंसर। कुछ पेशेंट्स हैं जैसे स्मोक जो करते हैं या फीमेल्स हैं जो OCPs पे हैं, दवाइयाँ लेती हैं, ऐसे केसेस में भी हमें सेकेंडरी हेडेक को डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो अभी मैंने जो आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताए, तो दीज आर द रेड फ्लैग्स हम जिसको बोलते हैं, कि जिससे हम एक पता कर सकते हैं कि हाँ इसको प्राइमरी हेडेक नहीं हो सकता है कि सेकेंडरी हेडेक हो, और ऐसे पेशेंट्स में हमें थोड़ा टाइमली इंटरवेंशन, थोड़ा फास्ट इंटरवेंशन करना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी हेडेक्स की। मैं प्राइमरी हेडेक से स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जो ट्यूमर्स हैं, जिसका एक सबसे बड़ा डर रहता है लोगों में कि हेडेक हुआ तो कहीं ट्यूमर तो नहीं, तो अभी तक ये देखा गया है कि आउट ऑफ दी मतलब जितने भी ट्यूमर्स हैं अगर, तो उनमें से सिर्फ 3 to 4% पेशेंट्स होते हैं जो कि हेडेक के साथ प्रेजेंट करते हैं, और वो भी लेट स्टेज में। अर्ली स्टेज में अनलाइकली है कि पेशेंट आपको मरीज जो होता है वो हेडेक के साथ प्रेजेंट करे, उसके लिए अलग जैसे कई पेशेंट को सीजर आ सकते हैं या फिर वीकनेस होती है उसके साथ प्रेजेंट करता है, अनलाइकली है कि वो हेडेक के साथ प्रेजेंट करता है। नाउ अब हम आते हैं प्राइमरी हेडेक की, जो कि सबसे ज्यादा परसेंटेज है, मतलब अराउंड 95% ऑफ पेशेंट जो हेडेक के साथ आते हैं वो प्राइमरी हेडेक में होते हैं। इनको काफी चीजों में बांटा गया है, पर मैं मोटे मोटे तौर पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बहुत कॉमन है। तो फर्स्ट इज टेंशन टाइप हेडेक, जिसको हम बोलते हैं TTH। ये अराउंड 60 to 80% पेशेंट्स में हमको मिलता है जो हेडेक के साथ आते हैं। उसके बाद आता है माइग्रेन जो 15% है। माइग्रेन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स वेरी डिसेबलिंग टू द पेशेंट, और अगर डायग्नोसिस करेक्ट ना बने तो वो फिर इंप्रूव नहीं होता है। फिर उसके बाद एक और आता है, बट ये रेयर केस है, बट क्लस्टर हेडेक इसको हम बोलते हैं। क्लस्टर हेडेक होता है कि जो ना कई पेशेंट्स होते हैं जिनको क्लस्टर्स का मतलब ये होता है कि एक ही दिन में उसको कभी कभी मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं या फिर हफ्ते में लगातार उसको होते रहते हैं, और फिर उसके बाद कई बार वो चला जाता है। एंड एक नई एंटिटी है जो कि एक्चुअली इसको सेकेंडरी हेडेक में डाला गया है, लेकिन इसका एसोसिएशन जो है वो प्राइमरी हेडेक के साथ ज्यादा है, और आजकल हमको काफी देखने को मिल रहा है कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन्स में या कॉम्प्लिकेटेड टेंशन टाइप हेडेक में, जिसको हम कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। मैं बारी बारी सारे आपसे डिस्कस करूंगा जिससे कि आप समझ पाए कि हाँ ये जो प्राइमरी हेडेक्स हैं अलग अलग जो हैं वो कैसे होते हैं, उसमें कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो मैं पहली आपसे बात करूंगा माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन इसलिए कि बहुत कॉमन तो है, अराउंड 50% में है, लेकिन मेन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि बहुत ही डिसेबलिंग है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे ज्यादा खराब इसी से होती है। जब अटैक होता है तब, और अटैक के बाद भी कभी कभी 72 आवर्स 2 या 3 दिन तक मरीज काम नहीं कर पाता है, फैटीग करता है और कॉन्सेंट्रेट ढंग से नहीं कर पाता।
माइग्रेन की जो स्टेजेस हैं उसको ना 3 या 4 स्टेज में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज जो होती है दैट इज, हम उसको बोलते हैं प्रोड्रोम। प्रोड्रोम मतलब जो शुरुआती है, जब जब आपको सर दर्द नहीं होता, लेकिन उसके कुछ पहले, उससे पहले कभी कभी एक दिन पहले भी, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स पहले भी ये सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं। तो ज़्यादातर प्रोड्रोम में होता क्या है कि पेशेंट जो है आइदर ही कैन बी हाइपर एक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो सकता है, या डिप्रेस हो सकता है। कभी कभी कुछ पेशेंट में देखा गया वो काम ढंग से नहीं कर पाते हैं ये माइग्रेन स्टार्ट होने से पहले। तो ये कुछ प्रोड्रोमल सिम्टम्स हैं। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, कुछ लोगों को क्रेविंग होती है फूड की, एंड देयर आर ऑल लॉट ऑफ सिम्टम्स। उसके बाद आता है ऑरा। ये ऑरा है इन द सेंस, इसको बोलते हैं, ये अराउंड 1/3 पेशेंट्स में मिलता है माइग्रेन के। इसमें ऑरा जो होते हैं दैट इज विजुअल, मतलब आपको कुछ दिखता है। तो जो विजुअल ऑरा है वो सबसे कॉमन होता है। तो उसमें कुछ जिगजैग पैटर्न में कुछ दिखता है, या फिर कभी कभी जो लाइट होती है वो धीरे 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 डिम होती है। उसको हम अपनी लैंग्वेज में स्कोटोमा बोलते हैं। तो ये 2 चीजें हमको दिख सकती हैं। बाकी और भी ऑरा होते हैं विजुअल के अलावा। ऑडिटरी मतलब कुछ सुनाई देता है, या फिर अलग अलग चीजें। एंड देन इसके बाद आता है हेडेक। जो हेडेक होता है, तो हेडेक जो स्टार्ट होता है, जो बहुत टिपिकल माइग्रेन है, ज्यादातर लोग समझते हैं कि माइग्रेन सिर्फ एक ही तरफ होता है। मोस्टली माइग्रेन एक तरफ होता है, लेकिन जरूरी ऐसा नहीं है। कई माइग्रेन्स ऐसे होते हैं जो पूरे सर में आपको हो सकता है, या दोनों तरफ हो सकता है। तो इसका जो करेक्टर है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी और चीज से, खासकर टेंशन टाइप हेडेक, क्योंकि ये दोनों ज्यादा कॉमन है। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट है कि जो हेडेक होता है जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट वेरी स्लोली, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ती है ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मिनट्स, कह सकते हैं 30 मिनट्स के अंदर अंदर। और उसमें जो होता है, जो करेक्टर होता है पेन का, वो होता है एज अ थ्रोबिंग। ऐसा लगता है जैसे कुछ पल्सेटाइल सा फील होता है। एंड देन उसके साथ में थ्रोबिंग के साथ में इट्स वेरी सीवियर। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि काम नहीं कर पाते इसकी वजह से, डिसेबलिंग होता है बहुत ज्यादा। हेडेक के साथ में पेशेंट को नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, उल्टी होती है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको लाइट से, आवाज से बड़ी इरिटेबिलिटी होती है उस समय। एंड एपिसोडिक होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस होता है, जैसे हफ्ते में एक बार हो गया या 2 बार हो गया, और कभी कभी जब आता है तो कंटिन्यूस भी जाता है। इसके कुछ और जो सिम्टम्स हैं वो हैं कि जब किसी पेशेंट को हेडेक होता है, इस माइग्रेन होता है, तो उसे अच्छा लगता है कि कोई शोर ना हो, लाइट बंद हो, क्वाइट प्लेस हो, एकदम चुपचाप आराम से वो आराम करना चाहता है, उस समय वो कुछ काम नहीं करना चाहता। और जब फिजिकल एक्टिविटी अगर वो करना भी चाहता है तो उससे हेडेक की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। कई पेशेंट्स में देखा है कि वो क्रोनिक हो जाता है माइग्रेन, मतलब क्रोनिक इन द सेंस कि रिफ्रैक्टरी मेडिकेशंस आप दे रहे हैं तो आ रहा है लेकिन जा रहा, आता है जाता है, तो ऐसा भी रहता है वो। लेकिन वो जो परसेंटेज है दैट इज अराउंड 1 to 3% पेशेंट्स में ही मिलता है। इसका जो माइग्रेन की थ्योरीज है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, तो उसकी काफी थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी जो है वो पूरी तरह से उसको मतलब स्थापित नहीं किया गया है कि हाँ यही इसी वजह से ऐसा होता है। लेकिन एक जो थ्योरी दी गई है वो ये दी गई है कि जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं दे आर मोर हाइपर सेंसिटिव टू अ स्टिमुलाई। एक इंटरनल होम्योस्टेसिस होता है हमारा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जिसकी वजह से उन पेशेंट में ये ट्रिगर होता है। अब इसके ट्रिगर जो माइग्रेन है उसमें कुछ ट्रिगर पॉइंट मतलब ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी पेशेंट माइग्रेन नोटिस करते हैं लोग। तो फर्स्ट जो ट्रिगर है दैट इज आपका, अगर आप स्लीपलेस नाइट, मतलब आप ढंग से नहीं सो रहे हैं तो वो ट्रिगर हो सकता है। सेकेंड फास्टिंग। थर्ड है जैसे लाइट, साउंड, कुछ लोगों को स्मेल से, स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होती उससे भी हो जाता है। कुछ है जिनको फूड स्पेसिफिक, जैसे चीज हुआ, मैगी हुआ, बाहर का खाना जो खाते हैं कई लोग, खासकर चाइनीज फूड, तो उसकी वजह से भी प्रेसिपिटेट होता है। बहुत कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि कभी कभी माइग्रेन का जो है माइग्रेन मतलब पेन होता है तो उसके साथ में कुछ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं एब्डोमिनल पेन के साथ में। कुछ ही केसेस देखे हैं हमने। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एब्डोमिनल पेन किसी और कारण से है माइग्रेन, लेकिन
एसोसिएशन रहता है कि जब भी वो हेडेक होता है उसको तभी उसको एब्डोमिनल पेन होता है, नहीं तो नहीं होता। Then the second part is tension type headache. Tension type headache में ज़्यादातर जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं माइग्रेन के वो उस तरह के नहीं मिलते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि लाइट से, आवाज से सेंसिटिविटी, नोजिया फील हो सकता है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर रहता है टेंशन टाइप हेडेक का। वो रहता है कि जो उसको एक बैंड लाइक सेंसेशन फील होता है, स्ट्रेचिंग सेंसेशन फील होता है हेड पे एंड नेक के पास। कभी कभी पेशेंट को शोल्डर पेन भी होता है उसकी वजह से। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कई दिनों तक चल सकता है। ज़्यादातर उन लोगों में ये देखा गया है जैसे जिनको नींद ढंग से नहीं आती है, स्ट्रेस्ड आउट बहुत है, एंग्जाइटी है, उन लोगों में ज़्यादातर ये चीज़ देखी गई है। और ये एपिसोडिक भी हो सकता है एंड क्रोनिक भी हो सकता है। एक बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है जो कि माइग्रेन में भी मिलती है पेशेंट में, कि ना पेशेंट जब टच करता है अपने हेड को तो उसको बहुत ऐसा लगता है जैसे इट्स वेरी टेंडर, मतलब बहुत पेनफुल है, हल्का सा भी टच करता है तो उसको पेन होता है, मतलब वो कॉम भी नहीं कर पाता जिसकी वजह से। इसके बाद जो आता है दैट इज अ क्लस्टर हेडेक। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्लस्टर्स मतलब दिन में कई बार हो सकता है या फिर हफ्ते में लगातार होगा और फिर कई महीनों तक फिर पेशेंट को नहीं होता और फिर आता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्लस्टर हेडेक। इसकी मेन पेक्युलिटी यही है कि ये स्ट्रिक्टली यूनिलेटरल होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड पर जहां भी स्टार्ट होगा फिर वहीं पे ही रहेगा, लेफ्ट है तो फिर लेफ्ट में ही आता है। इसके साथ में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो माइग्रेन में नहीं मिलते, जो हम ऑटोनॉमिक फीचर्स बोलते हैं, जैसे कि पेशेंट को आई में आईलिड जो है जहां पर उसको पेन हो रहा है किसी एक तरफ तो वहां स्वेलिंग हो सकती है, फेस के अपर पार्ट में स्वेलिंग हो सकती है, आंखों से पानी निकलता है, आंखें लाल हो सकती हैं, नोज ब्लॉक हो जाती है इसमें। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर जो इसमें मिलते हैं। और ये इतना सीवियर होता है ये हेडेक कि कभी कभी कुछ पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसीज देखी गई हैं। यही वजह है कि इसको एक नाम भी दिया गया है, सुसाइडल हेडेक। ये एकमात्र हेडेक है जो कि मेल में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और ये प्रेसिपिटेट विद अल्कोहल। अगर जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसके साथ अगर पेशेंट को हेडेक होता है तो, और विद जो मैंने भी सिम्टम्स बताया, तो मोस्ट लाइकली ही सफरिंग फ्रॉम क्लस्टर हेडेक। और इसकी एक सर्कैडियन रिदम होती है, जैसे जो भी एक टाइम स्पेसिफिक है। जैसे अगर ज्यादा देखा गया ये एपिसोड जो होते हैं वो रात में होते हैं, अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock 3 o'clock, और स्पेसिफिकली उसी समय ही होते हैं। कुछ और जो मैंने आपसे बात की थी, कुछ और सिम्टम्स कुछ और हेडेक्स है जो कि कॉमन है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे जिसको हम बोलते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक की एक डेफिनेशन है, जैसे कि अगर आप हेडेक की वजह से एक महीने में 15 दिन से ज्यादा मेडिकेशन लेते हैं, दर्द की दवाई लेते हैं, और जो आप ऐसा 3 महीने तक कंटिन्यू करते हैं तो फिर हम इसको मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक बोलते हैं। और ये जो मेडिकेशन ओवर यूज ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेट कर देता है किसी भी प्राइमरी हेडेक को, ये चाहे वो माइग्रेन हो या टेंशन टाइप हेडेक हो। और ये देखा गया है कि जो मेडिकेशन ओवर हेडेक जो है उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जो हेडेक को कम करने के लिए ओपियोइड्स लेते हैं, कैफीन लेते हैं, या बार्बिटरेट्स जो कुछ मेडिकेशन है वो लेते हैं, उन केसेस में ये ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा कुछ और है जो कॉमन है, कभी कभी पेशेंट इसके साथ हेडेक के साथ प्रेजेंट करता है, जैसे कि बहुत कॉमन है विंटर्स में हमने देखा साइनोसाइटिस, मतलब जो साइनसेस हैं उसके इन्फेक्शन होने की वजह से भी हेडेक होता है, खासकर फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इसकी वजह से भी होता है। पर दे आर क्वाइट डिफरेंशिएट, हम आराम से कर सकते हैं साइनोसाइटिस के हेडेक को, पर ये पेशेंट्स के साथ प्रेजेंट करता है। कुछ और है दैट इज अदर फेशियल न्यूरल्जिया जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बहुत कॉमन है। कभी कभी जो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है उसके 3 डिस्ट्रीब्यूशन में पेन होता है पेशेंट को, लेकिन कभी कभी सिर्फ अपर वाले डिस्ट्रीब्यूशन पेन होता है जो कि हेडेक के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, लेकिन उसको बहुत ही पेक्यूलर पेन होता है, दैट इज इट्स अ लैंसिनेटिंग शूटिंग पेन होता है उसमें, और बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए होता है, फिर चलाता है फिर आता है, और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स रहते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बाकी हेडेक्स के बारे में,
तो मेन जो हेडेक्स हैं जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किए, फर्स्ट इज द प्राइमरी हेडेक जिसमें कि माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक क्लस्टर आते हैं, एंड द सेकेंडरी हेडेक जिसके मैंने आपको कुछ रेड फ्लैग्स बताए जो कि बहुत ज़रूरी है डिफ्रेंशिएट करने के। अब आते हैं इसके मैनेजमेंट पे कि अब किसी को अगर हेडेक है, हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया ये क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में जो ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन अगर है तो प्राइमरी हेडेक्स में इन्वेस्टिगेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सेकेंडरी हेडेक है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जैसे कि जिसमें हम CT स्कैन या MRI स्कैन्स करा सकते हैं। एंड अगर किसी को फीवर के साथ आ रहा है तो फिर CSF स्टडी मतलब LP करते हैं, दिमाग के पानी की जाँच करते हैं और उसी के हिसाब से फिर मेडिकेशन दी जाती है। अब आते हैं मेडिकेशंस में। तो जो माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक है उसके ट्रीटमेंट में दो आते हैं, एक है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम जैसे हैं दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक्यूट, अगर किसी को हेडेक है जैसे चाहे वो माइग्रेन का टेंशन टाइप का हेडेक हो तो उसके लिए एक्यूट के लिए दिया जाता है, एंड उसके बाद एक प्रिवेंटिव थेरेपी रहती है। प्रिवेंटिव थेरेपी ज़रूरी होती है। कई पेशेंट्स में हम प्रिवेंटिव थेरेपी जो है जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो हेडेक्स हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो जो प्रिवेंटिव थेरेपी रहती है वो 4 to 6 मंथ तक भी चल सकती है। एंड देन आता है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूँगा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी काफ़ी हेडेक हैं जो प्रेसिपिटेट होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि नाइट ड्यूटीज़ हैं, ढंग से नहीं सो पा रहे हैं, ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं करते हैं, पानी अच्छे से नहीं पी रहे हैं, स्ट्रेस है लाइफ में बहुत। तो ये जो है ये भी एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक होता है। तो अगर हम थोड़ा लाइफस्टाइल पे थोड़ा ध्यान दें, खाने पे थोड़ा ध्यान दें, तो हम जो फ्रीक्वेंसी है हेडेक की उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मेरे जितने भी पेशेंट आते हैं तो मैं उनको मेडिकेशन के साथ साथ ये बातें भी बताता हूँ, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल है उसमें लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, खाने पीने का बहुत ही कई लोग मॉर्निंग में स्किप करते हैं मील, तो दिस इज़ नॉट गुड। एंड हमने देखा है कि उसकी वजह से प्रेसिपिटेट बहुत होता है हेडेक। और जो इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलते हैं उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है मेडिकेशन से भी, और जैसे जैसे मेडिकेशन से पेशेंट इम्प्रूव होता जाता है वैसे वैसे उसकी मेडिकेशन की जो क्वांटिटी वो कम होती जाती है। और कई पेशेंट्स होते हैं वो सिर्फ प्रोफाइलेक्टिव ट्रीटमेंट पे मतलब SOS ट्रीटमेंट पे रहते हैं आगे चल करके। तो आप सबने अभी जाना कि मैंने हेडेक के बारे में बात की, उसके रेड फ्लैग्स के बारे में बात की, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में, और उसका ट्रीटमेंट। तो मैं आपको संक्षिप्त में बस एक लाइन में यही बताना चाहूँगा दोबारा से कि हेडेक ट्रीटेबल है। हमें बस थोड़ा जानना है उसके बारे में, हिस्ट्री थोड़ी क्लियर होनी चाहिए जिससे कि हम उसकी डायग्नोसिस परफेक्टली बना सकें। मैनेजमेंट अवेलेबल है और अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को, चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो। और पेशेंट एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ अगर मेंटेन करता है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताए हैं तो हम काफ़ी हद तक हेडेक को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको बताया वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू।